आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में हम जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत आवेश और क्षेत्र का भाग 4। इसके भाग 1, 2 और 3 हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। इसमें 2 पार्ट हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति। सेकंड पार्ट है अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति। फिर है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। इसका फर्स्ट पार्ट है अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति। ठीक है, इसको अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं और अक्षीय स्थिति भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो +Q और -Q आवेशों से बना है। उसके बीच की अल्प दूरी 2a है। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, लैंग्वेज आप इससे ही बना के लिखेंगे। फिर से देखिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है। इसके बीच की अल्प दूरी 2a है। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो बिंदु A पर +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगी, E + Q = 1/4 पाई ε0। ये है Q अपॉन ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, AP²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, AP। ठीक है, तो OP - OA, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, OP - OA। तो ये कितना हो जाएगा, R - A। तो इसको रख देंगे, E + Q = 1/4 पाई ε0 Q अपॉन R - A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इस साइड जा रही है। ठीक है, मतलब AP की ओर। किस साइड डायरेक्शन है इसकी, EQ की, AP की ओर। तो ये क्या हो जाएगा, AP के अनुदिश। ठीक है, अब क्या निकाला था, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब बिंदु B पर -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बिंदु B पर -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगा, E - Q = 1/4 पाई ε0 Q अपॉन, अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से, ये वाली BP। ठीक है, क्या हो गई, BP का स्क्वायर। अब BP की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से BP ये पूरी R हो गई और ये A हो गई। तो BP बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको कैसे लिख देंगे, 1/4 पाई ε0 R + A का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस साइड में एरो कहाँ लगा, इस साइड हो गया। तो ये P
बी के अनुदिश। ठीक है, अब देखो ई क्यू, यह ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू एक ही रेखा के अनुदिश, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण। ठीक है, ये क्या है? E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो परिणामी क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। ठीक है, तो E प्लस क्यू की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई, यहाँ से देखो, यहाँ से नोट करो, एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो इसको क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू भी बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचेगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, भिन्न सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व, फिर आगे अगला स्टेप आएगा आपका, ये सबसे पहले तो ये देख लो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो आर प्लस ए के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से लगाओ तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर माइनस ए का फॉर्मूला लगाओ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। ठीक है, इसको देखो, ये स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते आर माइनस ए आर प्लस ए, ये पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसका ये कॉमा यहाँ से माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया? आर प्लस ए और आर माइनस ए, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर था। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कट क्या बचा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या ऐड हो जाएंगे? 2RA तो क्या हो जाएगा? 4RA अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? ये 4 है तो इसको लिख दो 2QA, 2 तोड़ दिया, इसको 2 में 2 आगे लिख दिया, Q ए इसके साथ लिख दिया इंटू 2R, ये अलग लिख दिया। ठीक है, और नीचे क्या है अपना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो 2QA ये क्या होता है?
अपना वैद्युत P बराबर क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव 2qa। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या मान के चलेंगे, जो अपना वैद्युत द्विध्रुव है बहुत छोटा है। ठीक है, तो जो R है, R की तुलना में A क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो A को क्या कर देंगे, यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे। क्या बोल रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव मान के चलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है तो R A की तुलना में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो A को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे या छोड़ देंगे। तो इसको कैसे लिख देंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r स्क्वायर की पावर स्क्वायर इंटू आर भी यहाँ से ये है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाए 2p अपॉन इंटू आर की पावर 4, ये जाएगा तो 3 बार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये क्या हो गया, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, किसी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब देखो, अच्छी स्थिति में किसी द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश, वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। क्या है, अतः स्पष्ट है, अक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। सेकंड पार्ट है अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति। ठीक है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2a है। माना इस द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र, दो लैंग्वेज इस डायग्राम से ही बना के लिखनी है, याद नहीं करना है। क्या लिखोगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है। इसके बीच की अल्प दूरी 2a है। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। क्या बोल रहे हैं, बिंदु A पर +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा,
ई प्लस क्यू बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन AP स्क्वायर। ठीक है, अब अभी क्या, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन BP स्क्वायर। ठीक है, बिंदु A के कारण भी P पर तीव्रता विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकाल लिया और B के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण निकाल लिया। अब देखो यहाँ से AP और BP दोनों बराबर हैं, क्योंकि AP बराबर BP तो क्या हो जाएगा, अतः E प्लस क्यू व E माइनस क्यू परिमाण में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू व माइनस क्यू परिमाण में बराबर होंगी। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई विद्युत क्षेत्र की, ये यहाँ निकल गया और इसकी डायरेक्शन कहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई। ठीक है, अब प्लस ई क्यू और प्लस ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू को ए बी के लंबवत व ए बी के समांतर घटकों में वियोजित करने पर क्या हो गया, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू को विद्युत द्विध्रुव ए बी के समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ देखो डायग्राम में ये ई प्लस क्यू हो गया और ये ई माइनस क्यू हो गया और ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड क्या आ गई है, ई आ गई। आपको पता है सदिशों का वियोजन कैसे करते हैं, ये ई प्लस क्यू ई प्लस क्यू और ये ई माइनस क्यू। ठीक है, ये इससे थीटा एंगल बना रहा है। वो जब से यहाँ देखो सबसे पहले सदिशों का वियोजन कैसे करते हैं, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो और ये कोई बिंदु P है जो यहाँ से थीटा एंगल बनाती है। तो इसको जिस अक्ष से ये थीटा एंगल बनाएगी तो इसको क्या काय में लिख देंगे, कॉस में P कॉस थीटा, और जहाँ से एंगल नहीं बनता है तो क्या लिख देंगे P साइन थीटा। सेम अपन को ऐसा यहाँ करना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये ई क्यू हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस ई क्यू, ये यहाँ से क्या बन रही है, ये दोनों क्या 90 डिग्री के एंगल पर आ गए। ठीक है, ये एक अक्ष से थीटा एंगल बना रहा है तो इस साइड क्या हो जाएगा, ई क्यू कॉस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये इस साइड हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और जहाँ से एंगल नहीं बनाता है वहाँ काय में घटक आ जाएंगे, ये साइन में ई प्लस क्यू साइन थीटा और ये भी ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों घटक परिमाण में बराबर व विपरीत दिशा में है तो ये दोनों घटक क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब कौन से परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, चूंकि ई प्लस क्यू बराबर ई माइनस क्यू तो क्या हो जाएगा 2e प्लस क्यू कॉस थीटा, 2e क्यू की वैल्यू रख दी 1/4πε0 क्यू अपॉन AP का स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से AP की वैल्यू निकालेंगे, AP की वैल्यू कैसे, ये आपका क्या हो जाएगा आधार, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या हो गया AP स्क्वायर बराबर लंब क्या हो गया
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा निकालेंगे। यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया अपना, ए हो गया। कर्ण कहाँ से निकालेंगे, ए पी यहाँ से निकल आया तो ए पी स्क्वायर आया है, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये वैल्यूज रख दो यहाँ पे दोनों, तो क्या हो जाएगा ए पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो गया अपने पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q ये हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2q ये क्या हो गया p हो गया, p बराबर वैद्युत द्विध्रुव भागफल क्या हो गया 2qa, तो हो जाएगा p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इंटू में है तो ये 1 प्लस 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या करेंगे, माना द्विध्रुव बहुत छोटा है अतः r a की तुलना में बहुत बड़ा है, अतः a की उपेक्षा करने पर या a को छोड़ देने पर तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। ये क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में, मतलब धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, ठीक है। अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के समांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की विपरीत दिशा में होती है। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या किया, ये डायग्राम है, एक लैंग्वेज लिखेंगे। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से निर्मित है, जिसके बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब बिंदु A पर +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो ये हो जाएगा E + Q = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट q अपॉन AP स्क्वायर। अब बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो E - q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन AP स्क्वायर। AP बराबर BP, यहाँ पे अपन को दिख रही है कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो जो जब ये बराबर हैं तो ये दोनों EQ और E - q भी परिमाण में बराबर होंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब E + Q और E - q के कारण E + Q और E - q को AB के समांतर व लंबवत दिशा में घटकों में वियोजित करने पर, AB के समांतर व लंबवत दिशा में घटकों में वियोजित करने पर EQ कहाँ जा रहा है, ये जा रहा सीधा और ये इस डायरेक्शन में आ गया। जहां से थीटा एंगल बन रहा है उनको कॉस में लिख दिया और बाकी जो यहाँ पे ये इस घटक को साइन में लिख दिया। तो जो E
प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा समान व विपरीत दिशा में है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को ये घटक निरस्त कर देंगे। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो परिणामी क्या हो गया वैद्युत क्षेत्र, ई इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 ई प्लस क्यू कॉस थीटा, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए पी का स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए पी की वैल्यू यहाँ निकाली है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा की भी निकाली ए अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये निकाल लेंगे। ये यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर दी। ये 2Q ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हो गया, इसको P लिख दिया, और यहाँ से ये वैल्यू हो गई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब मान के चलेंगे जो अपना वैद्युत द्विध्रुव है बहुत छोटा है, तो जो आर है वो ए की तुलना में क्या है, बहुत बड़ा है, इसलिए ए की उपेक्षा करने पर, ए को छोड़ देने पर, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। ये हो गई निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अतः स्पष्ट है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋणावेश की ओर होती है, अतः वैद्युत द्विध्रुव की विपरीत दिशा में होती है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में छोटे द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्रों की तुलना करना। ठीक है, अपना अगला टॉपिक है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में छोटे वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्रों की तुलना करना। सबसे पहले अक्षीय स्थिति में छोटे वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। अक्षीय स्थिति में क्या होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में उसी द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अभी निकाला अक्षीय स्थिति का क्या होता है 2P अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, इसको दे दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा E1 बटे E2 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा E1 बराबर 2E2। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। निरक्षीय स्थिति में उसी द्विध्रुव के r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। दोनों समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो E1 अपॉन E2 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अतः स्पष्ट है अक्षीय स्थिति में किसी छोटे द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति में किसी छोटे द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का दुगना होता है, उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का दुगना होता है। क्या स्पष्ट है अक्षीय स्थिति में किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का दुगना होता है। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र।
अभी तक क्या निकाला था, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र नहीं पता बिंदु कहाँ है, अक्ष पे है निरक्ष पे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q व -q आवेशों से निर्मित है। इसके केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। मान के चलेंगे POA, क्या है, POA एंगल POA बराबर थीटा और द्विध्रुव AB के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण क्या होता है, P = 2QA, ठीक है। ये मान के चलेंगे POA ये थीटा है और ये अपना द्विध्रुव AB है जो इसका परिमाण कितना हो गया 2QA। सबसे पहले क्या लिखा, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है। इनके बीच की अल्प दूरी 2a है, इनके बीच की दूरी 2a है तथा द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी दिशा BA के अनुदिश होगी। अब इस द्विध्रुव को BA के अनुदिश होगी, ठीक है। अब देखो इस द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। जो अपना द्विध्रुव आघूर्ण है इसको दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ये देखो ये अपन ने यहाँ पे एक बिंदु P ले लिया, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या हो जाएगा P cos थीटा और ये हो जाएगा P sin थीटा, यहाँ पे भी होगा तो ये भी क्या हो जाएगा P sin थीटा, ठीक है। अब देखो P cos थीटा क्या हो गया, OP दिशा में हो गया। सबसे पहले दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है, ये क्या हो जाएगा P cos थीटा OP दिशा में हो गया, ठीक है। और सेकंड हो गया P sin थीटा OP दिशा के, जैसे OP दिशा ये हो गई, P sin थीटा OP दिशा के क्या हो गया, ये लंबवत हो गया, OP दिशा के लंबवत। समझ में आया कैसे किया, ये यहाँ पे P है, ठीक है। ये P ले लिया, P को दो घटकों में, बिंदु P मान लिया, यहाँ पे P को दो घटकों में वियोजित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये बना एंगल बनाता है वो कॉस में आ जाता है, P cos थीटा और ये P sin थीटा, तो यहाँ पे भी P sin थीटा। P cos थीटा क्या है, OP की दिशा में, और P sin थीटा क्या हो गया, OP के लंबवत दिशा में, ठीक है। तो जो बिंदु P घटक P cos थीटा, बिंदु P घटक P cos थीटा के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है, यानी ये बिंदु P और P cos थीटा एक ही अक्ष पर है, मतलब अक्षीय स्थिति में है। अतः इस घटक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इस घटक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये अक्षीय स्थिति हो गई, तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन r3। अस्थिर स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन r3। तो यहाँ पे घटक क्या है P cos थीटा, तो P cos थीटा अपॉन r3। सेकेंड फिर क्या है, अतः बिंदु P घटक P sin थीटा के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में है। जो बिंदु P है इसके सापेक्ष कौन सी स्थिति में हो गया, निरक्षीय स्थिति में हो गया। तो निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन r3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। एक बार फिर से समझ लो ये कैसे आए।
इसको दो घटकों में विभाजित किया, ये p cos थीटा हो गया, ये p sin थीटा हो गया। ठीक है, जो बिंदु p है वो p cos थीटा के क्या अक्षीय स्थिति में है, तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की बिंदु p पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। ठीक है, जो p sin थीटा है घटक है, उसमें जो आपका p बिंदु है वो निरक्षीय स्थिति में हो गया, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन r क्यूब। ठीक है, अतः बिंदु P पर E1 व E2 परस्पर लंबवत होंगे। बिंदु P पर E1 व E2 परस्पर लंबवत होंगे, अतः वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा E बराबर अंडर रूट E1 प्लस E2। ये क्या हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, ये परस्पर क्या हो गए, लंबवत हो गए, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, ये अपना परिमाण हो जाएगा अंडर रूट में E1 प्लस E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यूज रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2p cos थीटा अपॉन में r क्यूब का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका खोलेंगे स्क्वायर तो 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, और ये भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर, और ये यहाँ क्या बच रहा है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बाहर आ जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, तो यहाँ ये बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको कैसे लिख देंगे p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसको लिख देंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा E बराबर p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये हो गया E इज इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस। अब है परिणामी क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब देखो परिणामी क्षेत्र जो है E, ठीक है, वो क्षेत्र E1 के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan अल्फा बराबर E2 अपॉन E1। ठीक है, तो E2 की वैल्यू क्या है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा अपॉन r क्यूब, और E1 की है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है,
तो जो समीकरण 1 परिणामी क्षेत्र का परिमाण तथा समीकरण 2 उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। समीकरण 1 किसको प्रदर्शित करता है? समीकरण 1 परिणामी क्षेत्र का परिमाण, ठीक है, और समीकरण 2 उसकी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब देखो विशेष स्थितियां, ठीक है, विशेष स्थितियां क्या हैं? अपने पास फॉर्मूला है ये, ठीक है, E बराबर P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। फर्स्ट केस है, यदि थीटा बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं। E बराबर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब थीटा बराबर 0, ठीक है, तो cos 0 बराबर क्या होता है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, ठीक है, यहाँ 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर तो इंटू 3, तो 3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, यहाँ पे P इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। तो बिंदु P क्या हो जाएगा? ये काय का फॉर्मूला हो गया? अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या थीटा इज इक्वल टू इसमें क्या रखेंगे 90 डिग्री रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। तो ये बिंदु P क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में हो गया। बिंदु P निरक्षीय स्थिति में होगा, ठीक है। एक बार पूरा डेरिवेशन फिर से रिपीट करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्या था, टॉपिक था वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले लैंग्वेज लिखेंगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से निर्मित है। इनके बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मान के चलेंगे POA बराबर थीटा है। द्विध्रुव AB के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण P इज इक्वल टू 2QA है, ठीक है। अब जो है इसमें घटकों में वियोजित करेंगे, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटकों में वियोजित कर दिया, एक ये P cos थीटा हो गया, ये P sin थीटा हो गया। जो P cos थीटा है ये बिंदु P की अक्षीय में है, तो अक्षीय स्थिति के कारण E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब, ये अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला आ जाएगा। जो P sin थीटा है, P sin थीटा से जो बिंदु P है वो निरक्षीय स्थिति में है, तो इसके फॉर्मूला आ जाएगा निरक्षीय स्थिति का E2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन R क्यूब, ठीक है। अब जो बिंदु P पर E1 और जो E2 हैं परस्पर एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, E बराबर अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में दोनों की वैल्यूज रख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ फिर ये LCM ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब का होल स्क्वायर 4P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस P स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा अंडर रूट में P स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बाहर आ गए अंडर रूट के, तो P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ के लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये क्या आ गई, E वैद्युत क्षेत्र का परिमाण आ गया बिंदु P पर। अब परिणामी क्षेत्र की दिशा निकालेंगे।
परिणामी क्षेत्र की दिशा के लिए मान के चलेंगे जो अपना जो ई है क्षेत्र E1 के साथ, जो परिणामी ई है क्षेत्र E1 के साथ क्या अल्फा कोण बनाता है, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा E2 अपॉन E1। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर E2 अपॉन E1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा अपॉन आर क्यूब अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा। तो tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा। इसकी विशेष स्थितियां हैं इस समीकरण से। समीकरण क्या है अपना, E बराबर दिया हुआ है P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, E बराबर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 प्लस 1। तो P अपॉन इसको क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2, तो ये कौन सी इसका अच्छी स्थिति का फॉर्मूला हो गया। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, cos 90 क्या 0 होता है। ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, बिंदु P निरक्षीय स्थिति में होगा। ठीक है, ठीक है, इन सभी के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक पर मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते